तो सियासत में इस वक्त काले रंग का लिबास यानी कि बुर्का हॉट टॉपिक बना हुआ है। हैदराबाद हो या बिहार हो या फिर सियासत का केंद्र बिंदु दिल्ली, हर तरफ बुर्के पर सियासी घमासान छिड़ा है। बीजेपी कह रही है कि चुनाव में बुर्के को लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, तो ओवैसी से लेकर कांग्रेस इस पर बीजेपी को घेर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने का आरोप भी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर मामला अलग ही मोड़ पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। मोदी या आरएसएस या योगी के डर की बिना पर साथ मत दीजिए। तो जो बुर्का लगा के जो लोग वोट डालते हैं उस पर रोक लगाया जाए। जब वो आए तो वो महिला अधिकारी ही उनसे जांच करें। चुनाव में काले रंग का ये लिबास भी खूब उछल रहा है। किसने सोचा था कि बुर्का भी देश में सबसे बड़े चुनाव के सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन जाएगा। लेकिन देखिए ना, बुर्का सियासी पैर पैतरों का हिस्सा बन गया है। एक तरफ बीजेपी जो छठे चरण के चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में बुर्के वाली महिलाओं की खास जांच की मांग कर रही है। मांग है कि आईडी से चेहरे का पुख्ता मिलान हो, उसके बाद ही वोटिंग हो। इसके लिए बाकायदा ज्ञापन सौंपा है। तो दूसरी तरफ है खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा और सच्चा मसीहा कहने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो बुर्के वालियों के वेरिफिकेशन को महिला सम्मान से जोड़ने में जुटे हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का मोदी या आरएसएस या योगी के डर की बिना पर साथ मत दीजिए। ओवैसी साहब बाकायदा सोशल मीडिया पर हैदराबाद में माधवी लता केस का उदाहरण देकर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने में जुटी है। आपने देखा ही था कि बोगस वोटिंग को लेकर माधवी लता ने कुछ मुस्लिम महिलाओं की जांच की थी और फिर वो मुद्दा बवाल बन गया था। अब ओवैसी उसी को आधार बनाकर बीजेपी पर फायर हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और उसके उम्मीदवार मुस्लिम महिलाओं की सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। सवाल पूछ रहे हैं कि जब जांच के बाद ही वोट पड़ता है तो फिर बीजेपी अलग से पहचान की मांग क्यों कर रही है? कांग्रेस भी इसे दंगा भड़काने की साजिश बता रही है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में लिखा है, उनकी हैंडबुक में लिखा है कि ये करना है। हमने तो याद दिलाया उनको कि दिल्ली में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बोगस वोटिंग ना हो। जब वो आए तो वो महिला अधिकारी ही उनसे जांच करें। बचे हुए जो 2 चरण के चुनाव हैं उसमें भी किसी तरह से जो है ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का जो है आपस में और नफरत की खाई हम खोदने का काम करें। कहीं ना कहीं या तो दंगे भड़क जाएं। बुर्के पर सियासी गलियारों में इस घमासान के पीछे है 20 मई को 5वें चरण के मतदान के दौरान बिहार के मधुबनी की ये तस्वीरें। मतदान के दौरान वहां कुछ मुस्लिम महिलाओं ने फर्जी वोट डाला था, जिन्हें शक के बाद पकड़ा गया। लेकिन चोरी और सीनाजोरी तो देखिए कि दरभंगा थाने में पहुंची भीड़ रंगे हाथों पकड़ी गई महिलाओं और आरोपियों को छुड़ा कर ले गई और उसके बाद जश्न मनाया गया। मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव ने इस घटना को वोट जिहाद बताया और मांग की है कि मतदान के दिन बुर्के पर रोक लगे। चुनाव आयोग से आगे मांग करेंगे कि जो बुर्का लगा के जो लोग वोट डालते हैं उस पर रोक लगाया जाए, या वहां पर ऐसे महिला को दिया जाए जो बुर्का को चेक करे। ये धर्म के आड़ में ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों समेत कुल 58 सीटों पर मतदान है। चुनाव में वोट बढ़ाने के लिए हर पार्टी जतन कर रही है, लेकिन चुनाव में हुई गड़बड़ियों को धार्मिक रंग देना कितना जायज है? क्या इससे लोकतंत्र को चोट नहीं लगती? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वाति मालीवाल कांड के बाद पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जी न्यूज से बात की है। हमारी सहयोगी शोभना यादव ने उनसे ढेर सारे सवाल पूछे। केजरीवाल से विभव पर भी सवाल पूछे और मौजूदा राजनीति पर भी। अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे हर आरोप पर क्या जवाब दिया है, आइए आपको दिखाते हैं उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत। मेरा सबसे पहला सवाल, आप चुप क्यों हैं? सब सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ उस दिन। स्वाति मालीवाल का मैं जिक्र कर रही हूँ। नहीं, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। तो अब 2 वर्जन है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। 2 वर्जन है, एक स्वाति जी का वर्जन है, एक विभव का वर्जन है। दोनों वर्जन पुलिस के सामने है। पुलिस जांच कर रही है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ईमानदार जांच होगी और मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है और कोर्ट न्याय करेगा। तो मेरा इस वक्त मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो वो ठीक नहीं होगा, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को जिस तरह से निशाना बनाया गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। चुनाव के बीच बाकी 2 चरणों से पहले मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी 7वें आसमान पर है। बीजेपी इंडिया गठबंधन को लेकर हमलावर है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में बयान दे रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आखिर मुस्लिमों को आरक्षण क्यों नहीं। রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না। ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, कभी ओबीसी आरक्षण तो कभी एससी एसटी आरक्षण, तो अब पूरी तरह से मुस्लिम आरक्षण। सारे मुद्दे हवा और अगले 2 चरणों में मुस्लिम आरक्षण ही लग रहा है सबसे बड़ी दवा। आरक्षण वाली आग तो काफी दिनों से लगी हुई थी, लेकिन इसे अभी ऑक्सीजन दिया है बंगाल में ओबीसी के 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाली खबर है, जिसमें ममता निशाने पर है, जो ओबीसी सर्टिफिकेट के रद्द होने को मानने से इनकार कर चुकी हैं। যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। उन पर आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ममता बनर्जी से लेकर इंडिया गठबंधन वालों ने ओबीसी के आरक्षण पर डाका डाला है। इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। आरक्षण की ज्वाला में जुबानी पेट्रोल डालकर इसे और धधकाया समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने। उन्होंने कहा कि 80% हिंदुओं को अगर आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? अब जब आरक्षण की आग सुलगी तो दोनों तरफ से आहूतियां शुरू हो गईं। योगी आदित्यनाथ से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने छठे चरण से पहले जुबानी घर्षण से माहौल की गर्मी और बढ़ा दी। टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। हम एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं। उसके बाद तो मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी ही फ्रंट फुट पर नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह वादा कर रहे हैं कि 400 पार करा दो तो मुस्लिम आरक्षण रद्द करके दलितों और पिछड़ों को दे देंगे। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम आरक्षण पर दोबारा विचार हो। अब भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करा दो, 400 पार करा दो। ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर हम पिछड़ा अति पिछड़ा को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब मुसलमानों को पुनर्विचार हो और किसी भी तरह से आरक्षण मिल रहा है वो नाजायज है, ये हिंदुओं पर प्रहार है। आरक्षण का मुद्दा जब जब उछला है उसने माहौल बदल दिया है, लेकिन माहौल किसके पक्ष में बदलेगा इस बार? 4 जून तक करिए इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुस्लिम आरक्षण पर सियासी गलियारों में इतना बवाल मचा है, लेकिन खुद मुस्लिम आरक्षण पर मुस्लिम जमात क्या सोच रही है? हमने अलग अलग शहरों से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा देखते हैं। जो भी कोटा हो, सरकार को किसी ना किसी कोटे में मुसलमानों को एजुकेशन में कम से कम आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि नौकरी हम अपने आप ले लेंगे। हमको पढ़ाई में आरक्षण दीजिए, हम नौकरी अपने आप ले लेंगे। ये हमारा मेन मुद्दा है। दुनिया को जग जाहिर है मुसलमान दलित और पिछड़े से भी बहुत पिछड़े हुए हैं।
इसलिए मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मुसलमान इस देश के थे और हैं और रहेंगे, और मुसलमानों को हर चीज में हिस्सा देना चाहिए। ये कहने की बात है कि नहीं देंगे, ये सब राजनीति है, लेकिन मोदी जी आज तक के जो चलाते चलाए तो क्या दिक्कत मुसलमानों को हुई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ये राजनीति है, चला करती, जब उनको दे रहे तो इनको भी देंगे। ये सब कहने की बात है। मेरे हिसाब से किसी को आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, ना हिंदू ना मुस्लिम। भाई जो ज़रूरतमंद आदमी हो या जो नीडफुल हो उसको दिया जाना चाहिए, जो भी सरकारी व्यवस्था हो उससे। मिलना दोनों को ही चाहिए, मुसलमानों को भी और हिंदू को भी, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं। मिलना चाहिए, जब सब हिंदुओं को मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिलना चाहिए। मुसलमानों को हक मिलना चाहिए इंडिया के अंदर, जैसे औरों को मिल लिया है नहीं? सही बात है ना। अगर हम भारतीय नागरिक हैं तो हम और पिछड़े वर्ग हैं, मुस्लिम, तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए। पॉलिटिकल गेम है कि इसमें कहीं 47 से आज तक कुछ हुआ है मुसलमानों के लिए? जब ये कर देंगे कोई नहीं करेगा। कल देश के 7 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है, जिसमें पश्चिम बंगाल की भी 8 सीटें शामिल हैं। उन 8 सीटों में से एक लोकसभा क्षेत्र है तमलुक, और इस तमलुक लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तमलुक, पंचकुरा पूर्वा, मोयना, नंदकुमार, महिसादल, हल्दिया और नंदीग्राम। कल छठे चरण का चुनाव है। चुनाव से पहले तमलुक का नंदीग्राम इलाका जल रहा है। अब जलते नंदीग्राम के बारे में भी आप जान लीजिए। यह नंदीग्राम वही विधानसभा क्षेत्र है जहां 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया था। लेकिन वहां पर इस वक्त स्थिति क्या बन रही है, आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। पश्चिम बंगाल का वो इलाका जहां कल वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले इलाके में कोहराम मच गया, सड़कें जाम हो गईं, तो दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। दुकानें तो जलकर खाक हो चुकी हैं, सड़कों पर प्रदर्शन भी थम गए हैं। लेकिन चुनाव से पहले इलाके में भारी तनाव। कल तक नंदीग्राम जल रहा था, लेकिन आज तनाव वाली शांति है, क्योंकि भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। तनाव के बीच इलाकों में टीएमसी के भी झंडे लगे हैं और बीजेपी के भी झंडे आप देख सकते हैं। ये वही नंदीग्राम है जिसकी वजह से सूबे की सत्ता की चाबी ममता बनर्जी के हाथों में आई थी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का स्वाद चखना पड़ा था। इलाके में अपना प्रभाव रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को महज 1956 वोटों से हराया था। कल तक तमलुक लोकसभा क्षेत्र से आने वाले इस इलाके में वोटिंग है, लेकिन वोटिंग से पहले इलाके में तनाव बरकरार है। अब सवाल ये है, चुनाव से पहले आखिर किसने नंदीग्राम जलाया? नंदीग्राम के लोगों को आखिर किसने भड़काया? नंदीग्राम में ताजा हिंसा 22 मई को एक बीजेपी की कार्यकर्ता के मर्डर के बाद से भड़की है। हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है, जिसके बाद से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। हत्या के विरोध में जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की गई और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। नंदीग्राम में वोटिंग से ठीक पहले तनाव पसरा हुआ है। चप्पे चप्पे पर तनाव नजर आ रहा है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर मातम है। तबीयत ठीक नहीं, बहुत खराब हो गया। आप थे उस दिन जब घटना घटी थी? घटना स्थल पर मैं नहीं था। मतलब घर में थे? घर में थे। आपको क्या सुनाई दिया था तब? सुनाई दिया था मेरे को, दादा को उधर, माँ को मार दिया था। नंदीग्राम की घटना के बाद एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ तनाव। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। तत्काल कार्रवाई और कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें सौंपने के निर्देश दिए हैं। सरकार नंदीग्राम हत्या और हिंसा के मामले में तत्काल कार्रवाई करे और राज्यपाल को तुरंत कार्रवाई की रिपोर्ट भेजे, जैसा कि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत करना अनिवार्य है। संविधान के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री को आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के भीतर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, जबकि तमलुक लोकसभा क्षेत्र के लिए भारी सुरक्षा के बीच कल चुनाव की पूरी तैयारी है। यहां से कलकत्ता हाईकोर्ट से पूर्व जज अभिजीत गांगुली बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, जबकि बंगाल के छठे फेज की ज्यादातर सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का अच्छा खासा प्रभाव है।
चुनाव से ठीक पहले नंदीग्राम में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इलाके में शनिवार को हिंसा रहित मतदान कराना अभी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक विदेशी मेहमान की हत्या ने हर किसी को सख्ते में डाल दिया है। इस हत्याकांड में एक कसाई भी है, एक हसीना भी है और मास्टरमाइंड विदेशी सांसद का बचपन का दोस्त है। लेकिन कत्ल जिस तरीके से किया गया, आप जानेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्यों गई विदेशी सांसद की जान, कैसे की गई ये हत्या, कैसे बनाया गया पूरा प्लान, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यही वो बिल्डिंग है जहां पर बांग्लादेश की संसद की हत्या की गई और यहां पर उन्हें जो सूत्रों से पता चल रहा है, उन्हें हनी ट्रैप किया गया। काट के उनको मांस और हड्डियों को अलग करके छोटे टुकड़ों में उनको कहीं पे फेंक दिया गया। 100 करोड़ का सोना, हनी ट्रैप और पिछले 3 महीने की प्लानिंग। फिर एक बांग्लादेशी सांसद की ऐसी हत्या हुई जिसके बारे में सुनकर ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं, पैरों तले की जमीन खिसक जाए। बांग्लादेशी सांसद का कातिल कौन, कत्ल की क्या है इनसाइड स्टोरी। विदेशी मेहमान सांसद अनवारुल अजीम के कत्ल की ऐसी कहानी है जिसकी गूंज हिंदुस्तान से लेकर बांग्लादेश तक है। सबसे पहले वो सीसीटीवी वीडियो देखिए जिसमें अनवारुल अजीम तो नहीं है, लेकिन उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े पॉलीथीन बैग्स में जरूर हैं। सांसद के कत्ल के बाद ये ताजा वीडियो आया है जिसमें 2 शख्स नजर आ रहे हैं। गुलाबी शर्ट वाला शख्स अमानुल्लाह उर्फ शिमुल है, तो सफेद शर्ट वाले शख्स के हाथ में कई पॉलीथीन बैग्स हैं। पुलिस की जांच की थ्योरी कहती है कि सांसद अनवारुल की बेदर्दी से हत्या कर पॉलीथीन बैग्स में भरकर लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में आरोपी सांसद के शव के टुकड़े को ठिकाने लगाने के लिए निकल रहे थे। सांसद के कत्ल की कैसे रची साजिश, पुलिस की जांच में क्या खुलासा हुआ। कोलकाता की यही वो सोसाइटी है जहां बांग्लादेशी सांसद की हत्या की साजिश रची गई। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक न्यू टाउन के इसी लग्जरी फ्लैट में जाने के बाद सांसद पर बकाया पैसे के लिए दबाव बनाया गया और फिर तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। बचपन के दोस्त अख्तरुज्जमान ने ही अनवारुल अजीम की हत्या का प्लान किया था और वही है मास्टरमाइंड। जबकि पता चल रहा है कि वो बांग्लादेश से पहले दिल्ली गया, दिल्ली से काठमांडू गया और बांग्लादेश के मीडिया के हवाले से खबर ये मिल रही है कि वो इस वक्त अमेरिका में है। यही वो बिल्डिंग है जहां पर बांग्लादेश की संसद की हत्या की गई और यहां पर उन्हें जो सूत्रों से पता चल रहा है, उन्हें हनी ट्रैप किया गया। पुलिस की जांच में सबसे सनसनीखेज बात ये सामने आई कि सांसद की हत्या के बाद शव के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। उससे पहले शव की चमड़ी को निकाला गया, हड्डियों को तोड़ा गया, मांस के छोटे छोटे टुकड़े किए गए, फिर सभी तरह के मसालों को मिलाया गया ताकि कोई इंसानों के मांस और जानवरों के मांस का फर्क ना कर पाए। फिर पॉलीथीन में भरा गया। शव के टुकड़े टुकड़े करने वाला कसाई कौन, सांसद की हत्या में कहां से आया कसाई। सांसद की हत्या की जांच में पुलिस पहले ही जिहाद हवलदार नाम के पेशेवर कसाई को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे में कैद सफेद शर्ट वाला वही कसाई है जिसने शव के टुकड़े टुकड़े करने के बाद पॉलीथीन बैग में भरे थे। तो मेन जो कसाई है उनको भी, जो जिहाद नाम है जिसका, उनको भी बांग्लादेश से लाया गया था भारत में और वो 2 महीने से मुंबई में छिपा हुआ था। इस पूरे कड़ी में आज ये पूरा खुलासा हुआ कि कैसे मर्डर किया गया और काट के उनको मांस और हड्डियों को अलग करके छोटे टुकड़ों में उनको कहीं पे फेंक दिया गया। हत्या के पीछे हनी ट्रैप वाला एंगल क्या है, सांसद को फंसाने वाली खूबसूरत महिला कौन। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इसमें नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। मीडिया की सुर्खियों में आई उस महिला की तस्वीर देखिए। दिखने में ये जितनी खूबसूरत है, इरादे उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। पुलिस के मुताबिक सांसद अनवारुल हक को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया। यही महिला अपने जाल में फंसाकर सांसद को लग्जरी फ्लैट में लाई और फिर हत्या कर दी गई। उनके साथ उनकी
दोस्त महिला दोस्त सिलास्त्री रहमान को भी लाया गया और एक शागिद को यहाँ पर लाया गया और लोगों को लगे कि यहाँ पर एक फैमिली रह रहा है, यहाँ पर कोई गलत काम कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उसी महिला के माध्यम से हनी ट्रैप किया गया सांसद को और जब 13 तारीख को यहाँ पर उनको लाया गया 2:51 में, उसके आधे घंटे के भीतर उनकी हत्या कर दिया गया। सांसद के कत्ल का मास्टरमाइंड कौन? अनवारुल की हत्या का क्यों बनाया प्लान? पुलिस की जांच में पता चला कि हत्या का मुख्य प्लानर सांसद का बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर अख्तरुज्जमा शाहीन है। वो बांग्लादेश के झेनेदाह का रहने वाला है और अमेरिकी नागरिक है, जबकि शाहीन का भाई बांग्लादेश में झेनेदाह के कोट चांदपुर नगर पालिका का मेयर है। सांसद के कत्ल के बाद उसका मास्टरमाइंड अमेरिका भाग गया, जबकि ढाका में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। सौमित सेनगुप्ता, जी मीडिया। छठे चरण के चुनाव में पूर्वांचल की तमाम सीटें हैं और पूर्वांचल में बाहुबलियों का बड़ा असर भी है। कल राजा भैया का क्षेत्र प्रतापगढ़, वहां पर वोटिंग होनी है, तो धनंजय सिंह के इलाके जौनपुर में भी मतदान होना है। दोनों बाहुबली अपने इलाके में कितना असर डालेंगे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल यही बड़ा सवाल है कि बाहुबलियों का फैक्टर कितना असर डालेगा। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर चुनावी जंग होनी है। इसमें सबसे बड़ी जंग पूर्वांचल की है। पूर्वांचल में दमखम दिखाने और जीतने का मौका है। दांव पर मेनका गांधी, जगदंबिका पाल, धर्मेंद्र यादव, कृपाशंकर सिंह जैसे बड़े चेहरे हैं, तो तमाम बाहुबली भी किसी न किसी तरीके से इस चुनाव का हिस्सा हैं। जंग अब पूर्वांचल पर सिमट आई है। यूपी का यही वो हिस्सा है जहां बाहुबली फैक्टर काम करता है। शायद इसीलिए हर तरफ बाहुबलियों की छाया बनी हुई है। जौनपुर में धनंजय सिंह बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, जिसका सीधा असर जौनपुर और मछली शहर पर पड़ना तय है। कहते हैं धनंजय के इलाके में उनके नाम पर वोट पड़ते हैं। तो दूसरी तरफ प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह की हनक है। अब तक वो किधर हैं पता नहीं था, लेकिन अब खुलकर अखिलेश के साथ हैं। जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे, आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? राजा भैया, प्रतापगढ़, कौशांबी और कुछ हद तक मिर्जापुर तक असरदार हैं। यानी अब इन जगहों पर बीजेपी को ठाकुरों के बड़े वोट का नुकसान भी हो सकता है। पूर्वांचल में जातीय समीकरण बहुत हद तक वोटों को प्रभावित करते हैं, इसलिए ठाकुर भी खास अहमियत रखते हैं। पूर्वांचल में मुसलमान 17%, यादव 14%, दलित 21%, ब्राह्मण 9% और राजपूत 7% हैं। ज्यादातर बाहुबली ठाकुर समाज से हैं। उन्हीं 7% वोटों के लिए बाहुबली भी अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही मैदान में हैं। तो इन 7% ठाकुरों को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ हैं। अब तो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की स्थिति क्या है ये आप देख रहे होंगे। आप सोचो, जब सत्ता से कोसों दूर हैं तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट, आपस में नूरा कुश्ती समाजवादी पार्टी के अंदर आप देख रहे होंगे। बहनों और भाइयों, जब इस सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा। ब्रजेश सिंह भी बीजेपी की टोपी और पटका पहने सियासी मैदान में दिख रहे हैं। इनकी पत्नी वाराणसी से एमएलसी हैं। माना जा रहा है कि वाराणसी से लेकर चंदौली और आसपास में बीजेपी से महेंद्र नाथ पांडे की चुनावी वैतरणी को सकुशल पार कराने के लिए ही ब्रजेश असरदार हो सकते हैं। इनसे इतर अभय सिंह, जो गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हैं, वो बीजेपी के समर्थन में हैं। उनका असर फैजाबाद और आसपास तक है। तो सुल्तानपुर में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और भाई यशभद्र सिंह मोनू भी जिले की सियासत का तापमान बदलने की हिम्मत रखते हैं। वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। यानी बाहु और बल भरा पड़ा है। अब देखना होगा कि 25 तारीख को पूर्वांचल में किसका बाहुबल किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 2024 का चुनाव चल रहा है। छठे फेज की वोटिंग कल है, तो 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को। 4 जून को नतीजे आएंगे और आपके चुने हुए एमपी संसद में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप जिस सांसद को चुन रहे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं?
अब आपको हम एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें ज्यादातर उम्मीदवार अनपढ़ हैं। इस रिपोर्ट में चुनावी मैदान में कूदे उम्मीदवारों की पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा है। हम आपको दिखाते हैं। जो एफिडेविट मिले हैं चुनाव आयोग को, उसमें 121 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। 359 ऐसे हैं जो केवल 5वीं पास हैं। 647 ऐसे हैं जो सिर्फ 8वीं तक पढ़े हैं। 1303 सिर्फ 12वीं पास हैं। 1502 उम्मीदवार ऐसे हैं जो स्नातक हैं और 198 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी भी की है। एडीआर ने चुनाव लड़ रहे 8,360 उम्मीदवारों में से 8,337 की शैक्षणिक योग्यता का विश्लेषण करके ये रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट हर चरण में प्रत्याशियों की ओर से दायर की गई हलफनामे पर तैयार की गई है।